सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग द्वितीय सोपान में संधियों को पढ़ लिए हैं और आज हम लोग बाबूराम सक्सेना के अनुसार तृतीय सोपान पढ़ेंगे। तृतीय सोपान में संज्ञा विचार दिया गया है। तो संज्ञा विचार में सारे रूप दिए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत और स्वर से अंत होने वाले और व्यंजन से अंत होने वाले सभी संज्ञाओं के रूप दिए हैं। तो हम लोग रूप नहीं पढ़ेंगे, रूप तो हमें पुस्तकों से ही पढ़ना है, लेकिन उसमें से कुछ मेन चीज़ें हम निकाल के रखे हैं। हम लोग उन मुख्य बातों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तृतीय सोपान संज्ञा विचार। तो संज्ञा विचार में पहला पॉइंट है, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। ये तो सब लोग जानते ही हैं। पहला है अन्य पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है उत्तम पुरुष। तो इसको हमने उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के हिसाब से लिख दिया है, जबकि जो हम पढ़ते हैं वो प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के हिसाब से पढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं। ये है अन्य पुरुष को संस्कृत में प्रथम पुरुष कहते हैं। यहाँ पर इस तरीके से बाबूराम सक्सेना में भी दिया है, उत्तम पुरुष पहले दिया, फिर मध्यम पुरुष दिया, फिर अन्य पुरुष दिया। जबकि जो धातुओं में जो रूप दिए हैं उनमें सबसे पहले प्रथम पुरुष होगा, फिर मध्यम पुरुष होगा, फिर उत्तम पुरुष होगा। लेकिन यहाँ पर उसके पुरुष के हिसाब से उत्तम को पहले रखा गया, मध्यम को फिर रखा गया बीच में, उसके बाद अन्य पुरुष को रखा गया है। और ये बात इम्पॉर्टेंट है कि अन्य पुरुष को संस्कृत में प्रथम पुरुष कहते हैं। ये मुख्य बात है। सभी संज्ञाएं अन्य पुरुष में होती हैं, अर्थात प्रथम पुरुष में होती हैं संज्ञाएं जितनी भी हैं। अब संज्ञा किसे कहते हैं ये तो आप लोगों को पता ही है। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो सभी संज्ञाएं प्रथम पुरुष में होती हैं। संज्ञा के 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। संस्कृत भाषा में यह लिंग भेद किसी स्वाभाविक स्थिति पर निर्भर नहीं है। यह लिंग भेद लगभग कृत्रिम है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम ये कह दें सभी पुरुष पुल्लिंग हैं, सभी स्त्रीवाची शब्द स्त्रीलिंग में आएंगे और सभी निर्जीव नपुंसक लिंग में आएंगे। ऐसा संस्कृत में नहीं। ये जो लिंग का भेद किया गया, ये मान लीजिए कि लगभग कृत्रिम है, भाषा में आसानी के लिए बनाया गया है, हमने मान लिया है, ऐसा है। फिर जैसे स्त्रीलिंग का अर्थ बताने के लिए कई शब्द हैं, जैसे स्त्री, महिला, गृहिणी, दार आदि। उस पर भी दार शब्द पुल्लिंग है। अब यहाँ पर ये बात इम्पॉर्टेंट है कि दार शब्द पुल्लिंग है। जैसे कि स्त्री स्त्रीलिंग का शब्द है, तो उसका बोध कराने के लिए हमारे समाज में कई शब्द प्रयुक्त होते हैं, जैसे स्त्री, महिला, गृहिणी, दार। तो स्त्री, महिला और गृहिणी तो स्त्रीलिंग के शब्द हैं, लेकिन ये जो दार शब्द है ये संबोधित महिला को कर रहा है। दार यानी कि दारा। लेकिन ये शब्द कैसा है? शब्द ये पुल्लिंग है। बहुत पूछा जाता है, कई बार पूछा गया। ऐसे ही प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। अभी आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखें तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि किस टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो इसी प्रकार शरीर का बोध कराने के लिए कई शब्द हैं जिनके लिंग भिन्न भिन्न हैं। जैसे तनु शब्द स्त्रीलिंग है, देह और शरीर नपुंसक लिंग है। ये शब्द बहुत पूछे जाते हैं। स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है कि पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है कि नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है कि तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है। ये पिछली परीक्षाओं में शब्द पूछे गए हैं और ये इसी संज्ञा प्रकरण से ही थे, संज्ञा विचार से ही थे कि कौन सी संज्ञा किस लिंग में प्रयुक्त होती है। जल के लिए अप स्त्रीलिंग, जल नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है, यानी जल नपुंसक लिंग है, अप स्त्रीलिंग है। कई शब्द तो ऐसे हैं जिनके रूप एक से अधिक लिंगों में चलते हैं। ये भी है कि
एक से अधिक लिंगों में चलते हैं, जैसे गो यहाँ पे होगा, यहाँ पर ये यहाँ छूट गया है, गो शब्द यहाँ पे लिख लेना, जैसे के बाद गो। जैसे गो शब्द को पुल्लिंग में, यह गो शब्द बैल का वाचक है, गो शब्द पुल्लिंग में बैल का वाचक है, और स्त्रीलिंग में गाय का वाचक। शब्द वही है लेकिन पुल्लिंग में जब प्रयुक्त हो जाएगा तो वो बैल का वाचक हो जाएगा, जब स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होगा तो वो गाय का वाचक हो जाएगा। और इसी टाइप के प्रश्न घुमा के पूछे जाते हैं पेपर में। कहीं कहीं तो पुल्लिंग शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं, जैसे पुत्र, पुत्री, नायक, नायिका, और ब्राह्मण, ब्राह्मणी, ऐसे। तो जैसे पुत्र में प्रत्यय लगाए पुत्री बन गया, नायक में प्रत्यय लगाया नायिका बन गया। इस तरह से हमने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना लिया, ये कहने का तात्पर्य है। तो अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर 2 पर। किन्हीं किन्हीं पुल्लिंग शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से नपुंसक लिंग शब्द बन जाते हैं। अब ये कहने का तात्पर्य है कि कुछ शब्द ऐसे हैं पुल्लिंग शब्द जिनमें हम लोग कुछ प्रत्यय जोड़ते हैं तो वो नपुंसक लिंग बन जाते हैं। प्रत्यय जोड़ने से शब्द अलग हो जाते हैं ना, उनके अर्थ अलग हो जाते हैं, उनका भाव अलग हो जाता है। तो यही यहाँ पर कहने का तात्पर्य है। जैसे सर्वनाम शब्द अन्य के रूप तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं, तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं ना। तो आज की वीडियो हमारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो ये समझ लीजिए कि कम से कम यहाँ से आपको 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से फंसना है। तो संस्कृत में संबंध दिखाने के लिए संज्ञा या सर्वनाम आदि का रूप बदल देते हैं। अब ये क्या है? जैसे हिंदी में संबंध दिखाते हैं, कहते राम का, राम की, राम को, राम के लिए। लेकिन जब संस्कृत में संबंध दिखाते हैं तो संज्ञा या सर्वनाम का रूप बदल देते हैं। जैसे हमें हिंदी में है गोविंद ने, तो इसको संस्कृत में गोविंदा, तो गोविंदा संज्ञा है ना, गोविंदा का अर्थ है गोविंद ने। और गोविंद को जब बताना है तो हम कहेंगे गोविंदम, अर्थात गोविंद को हम संबंध दिखा रहे हैं। गोविंद का दिखाना है तो हम कहेंगे गोविंदस्य, क्या कहेंगे? गोविंदस्य कह देंगे। तो ये है, हम संस्कृत में संबंध दिखाने के लिए संज्ञा या सर्वनाम का रूप बदलते हैं, ऐसा समझ लीजिए। इस प्रकार एक ही शब्द के कई रूप हो जाते हैं और इन रूपों को, यहाँ पर रूपों को होगा, रूपों, इन रूपों को निभाने के लिए विभक्तियाँ होती हैं। ठीक, इस प्रकार एक ही शब्द के कई रूप हो जाते हैं और इन रूपों को निभाने के लिए विभक्तियाँ होती हैं, है ना। रूप कई प्रकार, कई होते हैं ना, कितने होते हैं? 3 सते 21 संज्ञाओं के 21 रूप हो जाते हैं। तो इनको 21 तक पहुंचाने में विभक्तियों का ही तो प्रयोग करते हैं। जिन शब्दों के आगे 7 विभक्तियां जुड़ती हैं उन्हें प्रातिपदिक कहते हैं। यह प्रातिपदिक 2 प्रकार के होते हैं। प्रातिपदिक हम वर्ण विचार में बता चुके हैं आप लोगों को। तो पहला है इसमें अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। ऐसे शब्द जो ना धातु से संबंधित हैं, ना प्रत्यय से, ना प्रत्यांश से, फिर भी अर्थवान हैं, वे प्रातिपदिक कहलाते हैं। ठीक, ऐसे शब्द जो न धातु हैं, न प्रत्यय हैं, न प्रत्यांत हैं, फिर भी अर्थवान हैं, प्रातिपदिक कहलाते हैं। नंबर 2, कृत तद्धित समासाश्च। वह जो कृदंत तद्धितांत अथवा समस्त हों प्रातिपदिक कहलाते हैं। समस्त जो समास करते हैं, समास करने के पश्चात जो पद बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। तो कृदंत हो, तद्धितांत हो अथवा समस्त हो, वह भी
प्रातिपदिक कहलाते हैं। अब चलते हैं हम लोग पेज नंबर 3 पे। अब इनमें से प्रथम प्रकार के अव्युत्पन्न, यानी ऐसे पहला जो भेद था, प्रातिपदिक का जो पहला भेद था उसे अव्युत्पन्न प्रातिपदिक कहते हैं। और दूसरे प्रकार के जो प्रातिपदिक बताए गए हैं अर्थवत धातु प्रत्यय वाले, वो व्युत्पन्न प्रातिपदिक कहलाते हैं। ये एक बार देख लीजिए, ये जो यहाँ पे बताए हैं, यहाँ अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिका, ये वाले प्रातिपदिक अव्युत्पन्न प्रातिपदिक कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मूल हैं। इन्हीं से उपसर्ग प्रत्यय धातुएं लगाकर हम लोग नए शब्द बनाते हैं। और जो कृत तद्धित समासाश्च से बनते हैं वह व्युत्पन्न प्रातिपदिक हैं, यानी कि वो फिर से बनाए जाते हैं। भाई कृदंत हो गया, तद्धितांत हो गया, समस्त पद हो गया, तो वो फिर से कुछ बनाया गया ना, तो वो व्युत्पन्न प्रातिपदिक कहलाएगा। प्रातिपदिक कितने प्रकार के? 2, व्युत्पन्न अव्युत्पन्न। तो आगे चलते हैं, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो व्युत्पन्न और अव्युत्पन्न समझ गए। विभक्तिश्च एक सूत्र है। विभक्तिश्च विभिन्न कारकों को प्रकट करने के लिए प्रातिपदिकों में जो प्रत्यय लगाते हैं, बार बार पेज ही खिसक जाता है, जो प्रत्यय लगाते हैं या जोड़े जाते हैं उन्हें सुप कहते हैं। इसी प्रकार विभिन्न काल की क्रियाओं का अर्थ प्रकट करने के लिए धातुओं में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें तिंग कहते हैं। यानी कि जो प्रातिपदिकों में प्रत्यय जोड़े जाते हैं उनको सुप कहते हैं, और वही विभक्तियां बनाते हैं। और जो क्रियाओं में प्रत्यय जोड़े जाते हैं वो तिंग कहलाते हैं। तो सुप कितने हैं? 21 हैं। तिंग कितने हैं? तिंग आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। तिंग क्रियाओं में लगते हैं। तिप्तस झी, सिप्थस था, मिप वस मस, ता ताम झा, था सा थाम ध्वम, इस तरह से हैं। आप लोग हमें इसका क्लियर बताएं। फिर है अगला संबोधने चा। ये भी बहुत पूछा जाता है। देखिए पूछा यहीं से जाता है। अगर आप लोग इतना जान लेंगे तो कैसा भी प्रश्न पूछा जाए आप उत्तर दे पाएंगे। अब ये नहीं है कि हूबहू यही पूछा जाए, क्योंकि किताब तो वही रहती है, हम पढ़ते भी हैं वही बार बार, लेकिन कभी कभार ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि जिनको देने में समस्या होने लगती है। तो संबोधने चा, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। इन विभक्ति सूचक प्रत्ययों को सुप कहते हैं। जो विभक्तियां बताते हैं उन्हें सुप कहते हैं, और क्रियाओं वाले तिंग कहलाते हैं। हृस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य क्या है? अब एक बार प्रश्न आ गया कि संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है, या संबोधन के किस वचन में कुछ अंतर रहता है, तो ये तो हम लोगों ने रट लिया। लेकिन वो जो अंतर रहता है वो किस कारण अंतर रहता है, वो किस सूत्र से अंतर रहता है, वो अंतर रहता है तो क्या अंतर रहता है, ये देखना है। हृस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य एक सूत्र है। संबोधन में प्रथमा के एक वचन में सा का लोप हो जाता है, क्योंकि यह हृस्व के पश्चात आ रहा है। हृस्व आ के पश्चात, यहाँ पर बीच में छूट गया, हृस्व आ के पश्चात आ रहा है। तो इसको समझ लेते हैं, ये बड़ी मुख्य बात है। जैसे प्रथमा विभक्ति का रूप है बालकः, बालकौ, बालका ना, तो प्रथमा के एक वचन में ऐसे हम जानते हैं कि संबोधन और प्रथमा विभक्ति में, संबोधन में भी प्रथमा और प्रथमा में भी प्रथमा, लेकिन संबोधन के एक वचन में प्रथमा के एक वचन से कुछ अंतर आ जाता है। कैसा अंतर आ जाता है? जैसे प्रथमा का एक वचन का रूप है बालकः और संबोधन के एक वचन का रूप है हे बालक,
तो हे बालकः होना चाहिए ना, जब प्रथमा विभक्ति है। तो यहाँ पर अंतर क्यों है? यहाँ पर सा का लोप हो गया। ये बालकः में जो विसर्ग लगा है, विसर्ग को सकार आदेश, तो सकार कैसे आदेश हुआ ये तो संधि में आप लोग जान चुके हैं। तो इस सकार का लोप हो जाता है ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, यानी कि जब ह्रस्व आ होगा, बालक में आ है ना, ह्रस्व आ है ना, तो ह्रस्व आ के पश्चात जब विसर्ग आता है तो विसर्ग का जो सकार होता है उसका लोप हो जाता है। इसलिए संबोधन के एक वचन में अंतर होता है प्रथमा विभक्ति के एक वचन से। ये बात समझनी है। और यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं घुमाकर। फिर है विधि शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग है। ये बहुत विशेष बात है। विधि शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, किंतु संस्कृत में यह शब्द पुल्लिंग है। इसी प्रकार उदधि, जलधि, आधि, व्याधि, समाधि इत्यादि शब्द इकारांत पुल्लिंग हैं। ये बात ध्यान देनी है, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, हिंदी का असर है हमारे ऊपर, लेकिन हम संस्कृत पढ़ रहे हैं और पेपर में जब आ जाता है कि विधि शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है तो हम फट से स्त्रीलिंग कर देते हैं, जबकि संस्कृत के अनुसार हमें उत्तर देना है विधि शब्द संस्कृत में पुल्लिंगवाचक है। विधि, उदधि, जलधि, आधि, व्याधि, समाधि ये सारे शब्द इकारांत पुल्लिंग हैं। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। अगला है उन्नी, ग्रामीणी, सेनानी शब्दों के रूप प्रधि के समान पुल्लिंग में चलते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य है उन्नी, ग्रामीणी, सेनानी शब्द भी पुल्लिंग ही हैं। जैसे प्रधि पुल्लिंग है ना, लग रहे हैं सब स्त्रीलिंग होंगे, लेकिन ये सभी पुल्लिंग हैं। ये सारे रूप पुल्लिंग हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग संज्ञा विचार पढ़ रहे हैं बाबूराम सक्सेना के अनुसार, और ये तृतीय सोपान है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं, रूप आपको पुस्तक से पढ़ना है, और ये इसकी मुख्य बातें हम फिल्टर करके लाए हैं। इनको जब आप समझ लेंगे तो रूप पढ़ने में भी आसानी रहेगी, और बहुत से स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द आप जान जाएंगे तो 1 से 2 नंबर का फंस भी जाएगा संस्कृत की किसी भी परीक्षा में, अगर स्त्रीलिंग पुल्लिंग से रूप बताने के लिए आता है तो। पिता, दाता, माता शब्द का मूल प्रातिपदिक पितृ, दात्री, मातृ है। अब इसको हम कैसे समझेंगे? जैसे पूछ लेता है पिता शब्द का मूल शब्द क्या है या मूल प्रातिपदिक क्या है, ऐसा पेपर में पूछा जाता है। तो पहले तो जब प्रातिपदिक ही नहीं आएगा तो हम बता क्या पाएंगे? प्रातिपदिक अभी हम आपको बताए हैं। तो पिता शब्द का मूल प्रातिपदिक है पितृ, और दाता का दात्री, माता का मातृ, यानी कि मूल शब्द ये हैं, ये मेन शब्द हैं, मुख्य हैं, ये नहीं हैं। और इनका जो रूप चलता है प्रथमा के एक वचन में, तो पिता, दाता और माता ये प्रथमा एक वचन के रूप हैं। तीनों प्रथमा विभक्ति के एक वचन के रूप हैं। इनका मूल शब्द या मूल प्रातिपदिक क्या है? पितृ, दात्री, मातृ ना। आगे चलते हैं। आकारांत शब्द विश्वपा, गोपा, शंखध्मा, सोमपा, धूम्रपा, बलदा आदि शब्द पुल्लिंग हैं। तो ये शब्द कैसे हैं? पुल्लिंग हैं। कौन कौन? विश्वपा, गोपा, शंखध्मा, सोमपा, धूमपा, बलदा आदि शब्द पुल्लिंग हैं। तो ये तो आप जानते हैं पुल्लिंग है, लेकिन इनके प्रथमा के एक वचन का रूप कैसे होगा? ऐसा लगता बहुवचन का रूप है। अभी तो आप लोग सब सम्मिलित में पढ़ रहे हैं तो लग रहा सब आसान है। जब 125 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आ जाता है कि विश्वपाह किस लिंग किस वचन का रूप है, तो आप लोग इसको फट से बहुवचन मार दोगे। लगता ही है कि ये बहुवचन का रूप है। देखिए सारे रूप लग रहे हैं ये बहुवचन के हैं, लेकिन ये सब प्रथमा के एक वचन के
रूप हैं। प्रथमा विभक्ति एक वचन। विश्वपा जो मूल शब्द है, मूल शब्द क्या है? विश्वपा, गोपा, शंखध्मा, सोमपा, धूम्रपा, ये मूल शब्द हैं। और इनके प्रथमा का एक वचन का रूप क्या होगा? विश्वपाह, गोपाह, शंखध्माह, सोमपाह, धूम्रपाह, बलदाह। तो ये ऐसे प्रथमा के एक वचन में रूप बनेगा। यदि आप इस तरह से ध्यान देकर पढ़ेंगे तो आपके रूप भी नहीं गलत होंगे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी नहीं गलत होंगे, और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन भी नहीं गलत होंगे, क्योंकि इनके गलत होने की संभावनाएं बहुत होती हैं। फिर अगला है विधु, पशु, शंभु, वेणु शब्द उकारांत पुल्लिंग हैं। विधु, पशु, शंभु, वेणु शब्द उकारांत पुल्लिंग हैं। इनके रूप भानु की तरह चलेंगे। कैसे? जैसे पशु तो हम जानते हैं पुल्लिंग है, शंभु भी पुल्लिंग है, भानु भी पुल्लिंग है, लेकिन एक शब्द है विधु, एक शब्द है वेणु। वेणु माने बांस, तो और विधु माने चंद्रमा। तो ये शब्द कन्फ्यूजन करते हैं, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है ना। वेणु शब्द स्त्रीलिंग लगता है, विधु शब्द स्त्रीलिंग लगता है, लेकिन है क्या? ये पुल्लिंग है। तो इनके रूप प्रथमा के एक वचन में कैसे चलेंगे? जैसे चतुर्थी और पंचमी के रूप हों। प्रथमा के एक वचन में रूप होगा विधु, पशु, वेणु, शंभु, ऐसे रूप चलेगा। तो इनका ध्यान देना है, यानी कि विधु, पशु, वेणु, शंभु के प्रथमा के एक वचन, प्रथमा विभक्ति के एक वचन का रूप क्या होगा? विधु, पशु का पशु, वेणु का वेणु, शंभु का शंभु। तो इसको हम लोग ध्यान देंगे। फिर अगला है रय। रय माने होता है धन। तो इस प्रातिपदिक, ये रय एक प्रातिपदिक है, इसका अर्थ होता है धन। आयकारांत पुल्लिंग है ये। प्रथमा के एक वचन में रूप होगा राह, राह, रायो, रायः, ऐसे रूप चलेगा इसका, रय का। तो ऐसे शब्द, ऐसे कुछ प्रातिपदिक हम निकाले हैं संज्ञा प्रकरण से, जिनके स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग समझने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। अगर आप 2-3 बार वीडियो देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको रूप याद करने में आसानी रहेगी और अच्छे से समझ में आएगा। पेपर भी अच्छे से आप लोग कर पाओगे। तो वीडियो बड़ी ना हो जाए, आज यहीं तक रखते हैं। इसका सेकंड पार्ट हम लोग कल पढ़ेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।